नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। आज इतिहास से संबंधित कुछ अन्य विषयों के बारे पर प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विवरण एवं अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द गनाज एंड संघास ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी कि प्राचीन भारत में जो गण हुआ करते थे या संघ हुआ करते थे, छोटे राज्य जिन्हें आप कह सकते हैं, उनके बारे में दिए गए कथन में से कौन सा सही है। पहला है आपका ऑप्शन, उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं था। दूसरा, वे तथ्यतः आधुनिक लोकतंत्रों के समान थे। तीसरा, एक स्थायी सेना उनकी बड़ी परिसंपत्ति थी। चौथा, बौद्ध मठ विषयक संगठन की प्रक्रिया ने गणों को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है पांचवा, लिच्छवी राज्य में 7,700 राजा थे। तो इसमें से कौन सा सच है या कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे पहला जो हमारा दिया हुआ सेंटेंस है ये है कि उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उनको संघ इसीलिए बोला जाता था, गण इसीलिए बोला जाता था क्योंकि उनका कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था, उसे चुना जाता था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, वे आधुनिक लोकतंत्रों के समान थे। तो लोकतंत्र के समान नहीं होंगे, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है उसमें होता है कि चुना जाता है लोगों के द्वारा और एक निश्चित टाइम पीरियड पे। तो ऐसा नहीं होता था, उसमें जब जरूरत पड़ती थी तभी उनका चुनाव होता था। नेक्स्ट, उनके पास एक स्थायी बड़ी परिसंपत्ति थी। ये कथन भी पूरी तरह गलत है। स्थायी बड़ी परिसंपत्ति ये नहीं थी। स्थायी सेना उनकी जो थी सबसे बड़ी परिसंपत्ति थी। गलत। प्राचीन काल में हमें इस बात के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं कि जो सेना हुआ करती थी वो आम नागरिकों के द्वारा तैयार की जाती थी। मतलब अगर युद्ध के हालात बनते थे तो जो भी आम नागरिक हुआ करते थे उन आम नागरिकों का शस्त्र उठाने के लिए, आप कह सकते हैं, आवश्यकता जो होती थी उसके अनुसार ही उन्हें कहा जाता था और वे रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे। तो सी भी नहीं होगा। डी, बौद्ध मठ विषयक संगठन की प्रक्रिया ने गणों को आत्मसात कर लिया। यानी कि जो प्रोसीजर थे बुद्धिस्ट मोनास्टिक के ऑर्गेनाइजेशन के, उसने गणों को आत्मसात कर लिया था। ये कथन सही है। लिच्छवी गणराज्य में 7,700 राजा थे। ये कथन जो है, इस कथन के बारे में जानिए। ये कथन पूरी तरह सही है। आपको कई जगह मिलेगा, वैशाली गणराज्य और बाकी, जिसमें ये भी बोला जाता है कि उनके 7,700 किंग थे। तो दिए गए ऑप्शन में से ए, डी, ई, यहाँ पर आप जान लीजिए कि सी और सी तो होगा नहीं। सी जहाँ जाए उसको हटा देंगे, तो एलिमिनेशन मेथड के अनुसार सी हट जाएगा, बचेगा क्या? केवल पहला ऑप्शन, जो कि हो गया ए, डी, ई। अगर आपको कोई एक नहीं भी मालूम है, फॉर एग्जाम्पल बी अगर आपको नहीं भी पता है, तो एक एलिमिनेशन मेथड में आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाते हैं अनदर क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा करुणा को निरूपित करता है? अमिताभ, मंजूश्री, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर। तो इसका याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अवलोकितेश्वर। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है वह बोधिसत्व है, और पूर्ण आत्मज्ञान जो है उसके बाद बुद्धत्व को वह प्राप्त करता है। तो अवलोकितेश्वर जो है यह बोधिसत्व, करुणा के बोधिसत्व को बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवलोकितेश्वर जो है किसको बताता है? अवलोकितेश्वर बताता है करुणा को। नेक्स्ट, उसके बाद अनदर क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमारा हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड सेंटेंस। 1857 के विद्रोह में पहला, मेरठ से सिपाहियों ने दिल्ली शहर में प्रवेश कर राजनीतिक एजेंट साइमन फेजर को मार डाला। ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने इनफील्ड राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया था वह बहरामपुर में अवस्थित थी। ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस, खान बहादुर जिसने बरेली में कमान संभाला वह रोहिलखंड के पूर्व शासक का वंशज था। तीसरा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है, 7वीं अवध रेजिमेंट कंपनी के प्रति वफादार रही थी। और पांचवा सेंटेंस है, बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया गया था।
अब यहाँ पर समझना होगा कि इसमें से सही सेंटेंस जो है वो कौन सा है और गलत क्यों है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन से आपको पता चलेगा बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, उसके बाद ए बी सी डी और ए बी सी ई, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सही का चुनाव करना है। कैसे चुनाव करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा कथन गलत हो सकता है। तो दिए गए ऑप्शन में से पहला जो आपका दिया हुआ है, मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली शहर में प्रवेश किया और राजनीतिक एजेंट साइमन फेजर को मार डाला था, ये बिल्कुल सही है। पहला जो स्टेप हुआ था ये यही हुआ था, तो ये हमारा सही है। दूसरा, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसने इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था वह बहरामपुर में अवस्थित थी, ये भी सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। बहरामपुर का नाम भी हमें इतिहास की किताबों में कई जगह मिलता है। खान बहादुर जिसने बरेली में कमान संभाला वह रोहिलखंड के पूर्व शासकों का वंशज था, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है चौथा क्वेश्चन, सातवीं अवध रेजिमेंट कंपनी के प्रति वफादार रही थी। हमें यहाँ पे समझना होगा, जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह का मेन जो पॉइंट था वो अवध ही था। अवध के जितने भी सोल्जर्स थे वो कंपनी के प्रति वफादार थे और इन्हीं पर असर पड़ा था, तो मेनली इसमें सबसे ज्यादा अवध के सोल्जर्स का ही रोल था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अवध में विद्रोह हुआ वहीं पे कोई रेजिमेंट है जो वफादार है अंग्रेजों के खिलाफ। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग से अगर हम कहें तो यहाँ पे अवध उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है बिरजिस कादिर वॉज प्रोक्लेम्ड एज द नवाब ऑफ लखनऊ। तो बिरजिस कादिर जो थे ये आपका नवाब इनको डिक्लेयर किया गया था। इनकी जो बेगम थी, मतलब बेगम मतलब इनकी माँ, उन्होंने उस शासन को संभाला था और उनको डिक्लेयर किया गया नवाब और फिर उन्होंने शासन किया, तो ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, तो डी को अगर हटा देंगे तो ऑप्शन बनता है ए बी सी ई। यहाँ पे देखिए विवरण के साथ अगर आप उसको एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर ध्यान से देखें। पहला, 1857 फरवरी 1857 में बंगाल के बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है ये आपका नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से मना कर दिया था। अब यहाँ पे नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग से उन्होंने मना कर दिया था, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी मिले होने की अफवाह यहाँ पर फैलाई गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी, मेरठ से शुरू हुआ थी, ये भी हमें मालूम है। साइमन एजेंट, राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या हुई थी और कई अंग्रेज मारे गए थे, ये भी सही है। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया था, ये भी सही है। हाफिज रहमत जो थे उनके पोते थे बहादुर खान बहादुर, इन्होंने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था और विद्रोह का नेतृत्व किया था। जैसा कि मैंने कहा, बेगम हजरत महल किसकी वाइफ थी, नवाब वाजिद अली शाह की, और किसकी माँ थी, बिरजिस कादिर की, तो ये हो गया। और 2 मई 1857 को 7वीं अवध रेजिमेंट ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन कंपनी द्वारा जल्द ही इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रेजिमेंट ने विद्रोह किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर में क्या हो जाएगा कि जो आपका आंसर है इसमें आपका ए बी डी ई, जो ए बी सी ई जो बन रहा है ये सबसे ज्यादा सुटेबल बैठा है, तो उससे ही हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है अनदर क्वेश्चन, पूरनचंद एक हिंदू निम्नलिखित में से किस शासक का दीवान था, सादुतुल्लाह खान, मुर्शीद कुली खान, निजाम उल मुल्क या फिर अलीवर्दी खां। पूरनचंद के बारे में हमें कई बार पढ़ने के लिए भी मिलता है, तो इसका याद रखिएगा। पूरनचंद जो है, पूरनचंद निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ के दीवान थे, इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, तो निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने की थी। कब की थी, 1724 ईस्वी में। निजाम उल मुल्क ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी, व्यवहार में एक स्वतंत्र शासक के रूप में इसने कार्य किया था, लेकिन इसने अपने आप को कभी भी स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना हमें हमारे लिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया था, किसने, निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने, क्योंकि वह दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों को देख रहा था और दिल्ली सल्तनत मुगल दरबार में, तो उससे वह परेशान हो गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इसके बाद अनदर क्वेश्चन आता है हमारा, ये आपका हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड है। इसमें है
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एंटोनियो ग्रामास्की, उसके बाद डेरिडा, मार्क ब्लॉक और कार्ल मार्क्स, इनको सही मिलान करना है, सही मैच करना है और सही आंसर हमें बताना है। और इससे रिलेटेड आपका हो गया अनदर साइड है एनाल्स स्कूल, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ हीगोमोनी और डीकंस्ट्रक्शन ऑफ एंड डिफरेंसेस, डिस्ट्रक्शन एंड डिफेंस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा इसे याद रखेंगे। ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाला हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा, हालांकि मार्क ब्लॉक जो है और कार्ल मार्क्स, इनके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को मालूम भी रहता है, हम लोग जानते भी हैं क्योंकि कॉमन डे टू डे लाइफ में ये देखने को भी मिलता है। तो पहला जो है ये है आपका एंटोनियो ग्रामेसी। एंटोनियो ग्रामेसी ने क्या बताया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ हीगेमोनी के बारे में बताया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो हीगेमोनी है या हेजीमोनी है, ये बताया था एंटोनियो ग्रामसी ने। डेरिडा ने बताया था डिस्ट्रक्शन एंड डिफेंस के बारे में। तो डेरिडा का क्या था, जैक डेरिडा भी बोला जाता है, डिस्ट्रक्शन एंड डिफेंस। मार्क ब्लॉक जो थे, मार्क ब्लॉक का संबंध था एनल्स स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से। इनकी किताब का नाम है, बहुत फेमस किताब है, द हिस्टोरियन क्राफ्ट। ये यहाँ पे इसके बारे में भी हमें पढ़ने का विवरण मिलता है। और कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने बताया था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में हम कहाँ से पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा आपका चौथा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। तो 3 4 1 2 ये आंसर होगा। तो 3 4 1 2 आंसर में है, 3 4 1 2 तो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन। द बहमनीज ऑफ द दक्कन पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। द बहमनीज ऑफ द दक्कन, ये जो किताब है, इस किताब के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन है ए एस आल्टेकर, लेस्ली और, एम पांडुरंगा राव और हैरम खान शेरवानी। तो इसका यहाँ पे हैरम बोल रहा हूँ, हारून खान शेरवानी। तो इसका आंसर याद रखिएगा, हारून खान शेरवानी ने लिखा है कौन सी किताब, द बहमनीज ऑफ द दक्कन। कुल मिलाकर 2 राज्यों के बारे में दक्षिण भारत में पढ़ना है। एक हो जाता है विजयनगर और दूसरा हो जाता है बहमनी। बहमनी, तो इन दोनों के बारे में हमें स्टडी करा, तो विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य और बहमनी। नेक्स्ट बोला जा रहा है द बहमनी ऑफ दक्कन पुस्तक के लेखक कौन है, हारून खान शेरवानी है। और यह पुस्तक 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी, 1985 में। प्रोफेसर हारून खान शेरवानी जो है, ये कौन थे, ये एक भारतीय इतिहासकार थे, लेखक थे और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय द्वारा इनके सम्मान में दक्कन अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, दक्कन अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इसके बाद फिर अनदर पोर्शन आता है, अजंता कला चित्र में बुद्ध की माता के रूप में किसे चित्रित किया गया है। एथेनियन, मेट्रॉन, अपोलो, यक्षी या यमी। तो यक्षी और यमी तो होगा नहीं, अपोलो जो है भारत में देवता थे नहीं, तो बचा कौन, एथेनियन, मेट्रॉन। और कौन सी चित्रकला है, अजंता चित्रकला। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर एथेनियन मेट्रॉन। एथेनियन मेट्रॉन एथेंस की विवाहित महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है। और एथेनियन मेट्रॉन का 2 कार्य होता है, कौन कौन सा होता है, तो बच्चों को जन्म देना, घर चलाना, और साथ ही साथ इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है, अजंता की गुफा संख्या 2 में मिलता है। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, अजंता की गुफा संख्या 2 में ये विवरण हमें मिलता है। इसमें बुद्ध की माता माया देवी का शयन कक्ष भी दिखाया गया है, उसका भी चित्रण हमें मिलता है। तो बुद्ध की माता माया देवी का विवरण भी हमें देखने को मिलता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट भी है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा, विजयनगर में नायक प्रणाली को सामंती प्रणाली के रूप में क्यों देखा जाता है। नायकों की नियुक्ति राज्य द्वारा नहीं की जाती थी, नायकों का स्थानांतरण शासक द्वारा नहीं किया जाता था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हो गया, नायक विजयनगर राज्य से पहले से थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा
सभी नायक कला और मंदिरों के बड़े संरक्षक थे। तो इसमें जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें विजयनगर प्रणाली में नायक सामंत प्रणाली को किस रूप में देख सकते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक एक आंसर तो नहीं है, लेकिन हाँ मल्टीपल चीजें उसमें है जो सही है। नायकों का स्थानांतरण शासक द्वारा नहीं किया जाता था, ये आपका क्वेश्चन गलत यहाँ पे हो जाता है, मतलब पॉइंट गलत हो जाता है। तो नायक विजयनगर राज्य से पहले से थे। तो हाँ, इनमें इनकी मौजूदगी हमें देखने को मिलती है, नायक है, और नायकों की नियुक्ति राज्य द्वारा ही की जाती थी, मतलब राजा करता था। तो इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है जो हमें जानना जरूरी है, और वो पॉइंट क्या है, इसे ध्यान से समझेंगे। पहला हो जाता है काकतीय व यादव वंश के बारे में। काकतीय व यादव वंश है, इसमें हमें प्रांतीय प्रमुखों के रूप में सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति का विवरण मिलता है, जिन्हें नायक कहा जाता था, और इनका विवरण हमें विजयनगर साम्राज्य में मिलता है। नायक प्रणाली को विजयनगर प्रशासन में सामंती प्रणाली के रूप में क्या किया जाता था, देखा जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि इनकी नियुक्ति राजा स्वयं करता था। तो पहला सेंटेंस इसी तरह से हमारा सही हो गया। क्या हो गया सेंटेंस पहला, इनकी नियुक्ति राजा करता था, तो नियुक्ति नायकों द्वारा नहीं की जाती थी, ये आपका गलत है। नेक्स्ट उसके बाद हो गया, नायकों को राजा लंबी लंबी ज्योति भूखंड देता था, जैसे कि सल्तनत काल में आपका देखने के लिए मिलता है इकता व्यवस्था। इन्हें अमरम कहा जाता था। इनका प्रमुख कार्य सेना को संगठित करना, आवश्यकता पड़ने पर सेना राजा के साथ युद्ध में सम्मिलित होती थी। नायकों को केंद्रीय शासन प्रणाली की ओर से स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती थी। तो ये पॉइंट हमारे आ जाते हैं जो नायक व्यवस्था से रिलेटेड है। तो इतिहासकारों ने इस व्यवस्था को क्या कहा है, नायंकर व्यवस्था कहा है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की किस परंपरा के माध्यम से मूल स्रोतों की आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत हुई। चर्च लेखन इतिहास, रेनॉन्स इतिहास लेखन, जिसे हम पुनः जागरण इतिहास लेखन भी कहते हैं, और फिर उसके बाद आ जाता है इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति और रोमन इतिहास लेखन। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन क्रांति जो है, इसके पश्चात आलोचनात्मक परीक्षण की शुरुआत हुई थी इतिहास लेखन में। क्यों? क्योंकि इसमें रोंके ने बर्लिन इतिहास लेखन के संबंध में भाषण दिए थे। तो बर्लिन इतिहास लेखन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही कथन का चयन करना है। क्वेश्चन है पर्सी ब्राउन, इरफान हबीब, के आई लियोनार्ड, के आर कानूनगो, इनकी किताब है, इनकी किताब को मैच करना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इरफान हबीब से, अगर शुरू करें, जो कि इंडियन है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर पे काम किया था, अच्छे से हमें मालूम है। तो एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, इससे हम मैच कर सकते हैं। तो बी का हो जाएगा पहला। तो बी का पहला में आप देख सकते हैं केवल एक ही हमारा मैच का। तो इसके अनुसार 3 1 2 4 हो सकता है। दूसरा तरीका है चारों को याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कब किससे क्वेश्चन पूछते हैं, नो वन नोज। पर्सी ब्राउन जो है, पर्सी ब्राउन ने इंडियन आर्किटेक्चर पर लिखा था, तो इंडियन आर्किटेक्चर इस्लामिक पीरियड, ये हो जाएगा। के आई लियोनार्ड जो है, के आई लियोनार्ड ने लिखा था द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ मुगल एम्पायर। और के आर कानूनगो ने जो किताब लिखी थी वह थी हिस्ट्री ऑफ चार्ट्स। तो चार्ट्स पर लिखी थी किताब किसने, के आर कानूनगो ने। तो ये क्वेश्चन हुए बेसिक, जैसे हैं आपके रिलेटेड टू बुक्स। पर्सी ब्राउन हो गया, पर्सी ब्राउन की किताब कौन सी हो गई, तो पर्सी ब्राउन की किताब हो गई इंडियन आर्किटेक्चर इन इस्लामिक पीरियड। इरफान हबीब की किताब हो गई एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इतिहास। के आई लियोनार्ड की किताब हो गई द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ मुगल एम्पायर। एंड के आर कानूनगो की किताब हो गई हिस्ट्री ऑफ द चार्ट्स। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने बताएं, एंड आई होप कि यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर ये वीडियो और ये जो पॉइंट्स है क्वेश्चन से समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही इसके बाद के एक अनदर सेक्शन में मुलाकात होगी एक नए सीरीज में, जिसमें इसके आगे के प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात।